नमस्कार। आज हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर हैं और मेरे साथ किसान भाई है जो 3 काले कानून क्या है, एमएसपी क्या है और इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है, सच्चाई क्या है। चलिए मैं भी थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर लूँगी इनसे बातचीत करके। चलिए मिलते हैं डायरेक्टली मिस्टर जयदीप जी जो एक किसान भाई है। नमस्कार। नमस्कार, वेलकम। थैंक यू। आप क्या करते हैं सर? मेरा जो है पुश्तैनी काम खेती का है। अच्छा। एंड मेरे पिताजी जो हैं, मेरे दादाजी जो हैं, वो देश के पहले उन लोगों में से थे जो कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, उनके लिए बीज पैदा करते थे। ओके, बीज यानी जो हम खेती में यूज़ करते हैं। जी हाँ। अच्छा। गेहूं का, धान का, मक्का का, लाही का। और वो 1950s से खेती में जो है सीड प्रोडक्शन में थे। काफ़ी पुराना। जी हाँ, हम लोगों ने केवल सीड प्रोडक्शन ही नहीं किया, हमने किसान के लिए टमाटर उगाए हैं, हमने मदर डेयरी के लिए सब्जियां पैदा करके दी हैं। वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड कॉलीफ्लावर फॉर फ्रोज़न एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स। एंड वी हैव ऑल्सो फ्रोजन। यस, जो गोभी होती है उसको काट के फ्रीज करके एक्सपोर्ट किया जाता है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉलीफ्लावर इट इज़ सिलेक्टेड एंड उसके लिए आप हाइब्रिड सीड यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ एक्सपोर्ट यूनिट विच डज दिस थिंग। तो हम उन लोगों को भी प्रोवाइड करते थे दैट क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल विच इज़ ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी। And then we also did floriculture. We used to harvest gladfly and we used to sell it in Delhi market. आपका जो कैनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है उसके ऑपोजिट जो कॉफ़ी हाउस है, पहले काफ़ी बड़ा। जी, पहले जो फूलों की मंडी होती थी वो वहाँ लगती थी। सो वी हैव डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। वी हैव मेड लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम दैट। हमने पैसा भी बनाया बहुत है और गवाया बहुत है। गवाया किस तरह? एक सीज़न में हमने जो ग्लैडफ्लाई है वो 200 रुपये दर्जन बेचा एक साल। अगले साल हमने उसको 12 रुपये दर्जन बेचा। हमारा 1000 डज़न आता था, बरेली से यहाँ आता था और उसमें से हम 300 डज़न बेच पाते थे। 700 डज़न को वहाँ हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता था। कार्टेज भी हमें नहीं मिलता था जब वो हमने 12 रुपये डज़न बेचा। तो आप वेरिएशन ऑफ प्राइस देखिए टुवर्ड्स द फार्मर कि एक बार वो बेच रहा है 200 रुपीज़ पर डज़न, एक बार वो बेच रहा है 12 रुपीज़ पर डज़न। एंड देन एट दैट टाइम उसका पूरा प्रोड्यूस जो है वो बिक नहीं पा रहा, उसको उसमें से भी 2/3 डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति, इवन इफ़ यू आर इन सर्विस, एक बार आपको सैलरी मिलने लग जाती है सपोज 50,000 रुपीज़ पर मंथ, तो आपके खर्चे उस हिसाब से होते हैं। नाउ यू गेट अ इंक्रीमेंट फ्रॉम योर कंपनी एंड आफ्टर 5 years you start earning 1 lakh rupees per month. So you start your saving program according to that. आप एक घर, अपना फ्लैट उस हिसाब से बुक करते हो। तो ये चीज़ किसान के साथ भी है कि जब वो अगर कमाता है तो वो भी फ्यूचर प्लानिंग करता है। पर अगर उसकी कमाई में इतना मेजर डिसरप्शन हो जाए कि एक साल उसने 5 लाख रुपए बचाया, अगले साल उसका कैपिटल ही ख़त्म हो गया। I mean, जो बचाया वो बचाया नहीं, जो उसने उस खेती में लगाया वो भी ख़त्म हो गया। लेट्स टॉक अबाउट जो कि किसान थे जो कि नासिक में जिन्होंने प्याज किया पिछले साल 2019 में। आपने खुद यहाँ पे 180 रुपये किलो प्याज ख़रीदा होगा, क्योंकि मैंने भी ख़रीदा। और नासिक में जो सबसे कम रेट मिला उस सीज़न में वो 1 रुपया 15 पैसा किलो मिला किसान को। 1 रुपया 15 पैसे। सर लेकिन मैंने तो आई थिंक 180 में भी खरीदी है, 200 में भी खरीदी है। मैंने भी खरीदा है। तो अब आप एक बात समझिए, जो एक छोटा किसान होता है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने अभिभाषण में भी कहा कि देश में ज़्यादा संख्या जो है वो दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अराउंड 85% ऑफ द टोटल फार्मिंग पॉपुलेशन। तो उन लोगों के पास अपने साधन नहीं होते। उसके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा ज़मीन होती है। उसके पास अपना ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होता, उसके पास अपने इम्प्लीमेंट नहीं होते। उसको अपने खेती के कार्य करने के लिए चीज़ों को किराए पे लेना पड़ता है। तो उसने 2 बीघा वाला अगर प्याज उसने उगाया
तो वो किराए के ट्रैक्टर ट्रॉली पे उसको मंडी लेके जाएगा। तो जब उसको 1 रुपया 15 पैसे किलो का भाव मिल रहा है तो उसका वो किराया भी रिकवर नहीं होगा, बाकी तो कॉस्ट आप भूल जाइए। तो क्या आपको ये लगता नहीं कि दैट इट इज़ अ मेजर फ्लॉ? हम सोचते हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है जिसमें कि एमएसपी की मांग रखी गई है वो बड़े फार्मर्स को लाभान्वित करेगी। वो किस तरह? हम सोचते हैं ये जनरल जो एक जनरल पब्लिक जिसका खेती से कोई लेना देना नहीं है उसके दिमाग में एक ये मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है कि एमएसपी पे अगर कानून बन जाएगा तो पंजाब और हरियाणा के किसान उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेंगे, जबकि सत्य इससे बिल्कुल अलग है। पंजाब और हरियाणा का जो किसान है वो अपना 90% अपना प्रोड्यूस एमएसपी पे पहले से ही बेच रहा है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही जो स्ट्रक्चर है मंडियों का वो इतना अच्छा है। एफसीआई की परचेज, स्टेट बॉडी की परचेज इतनी अच्छी है कि वहाँ पे वो अपना मैक्सिमम प्रोड्यूस एमएसपी पे बेचने में सामर्थ्य है। इसके बिल्कुल उलट हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, जहाँ का कि किसान का लैंड होल्डिंग साइज़ भी छोटा है, उसकी जो एनुअल इनकम है वो भी कम है, तो वो अपना जो प्राइस है वो अपना प्राइस ले ही नहीं पाता है एमएसपी का। इस साल का हम एग्ज़ाम्पल की बात करें कि अगर तकरीबन 1900 रुपये धान का एमएसपी है तो बिहार में, क्योंकि वहाँ पे एपीएमसी पहले से ही ख़त्म हो चुके हैं स्ट्रक्चर मंडी का, तो वहाँ पे जो किसान है वो 900 रुपये में बेचने को मजबूर है धान। माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उनका सपना है कि किसान की आय दुगनी हो जाए। वो एमएसपी पे जैसे ही कानून बनाएंगे किसान की जो एवरेज किसान, छोटा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, उसकी इनकम दुगनी नहीं होगी, हो सकता है तिगनी भी हो जाए। वो किस तरह से? एक अगर आप धान करते हैं पैडी जिसमें से कि चावल निकलता है, तो अगर आप नॉर्मल इंडिया में क्योंकि यील्ड्स कम हैं तो भी आपको 3 क्विंटल बीघा यानी कि तकरीबन 18 क्विंटल 18 क्विंटल्स पर एकड़ की यील्ड निकलती है। इवन अगर आप कम इनपुट भी डालते हैं देन ऑल्सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 12,000 रुपीज़ पर एकड़ एज कल्टीवेशन कॉस्ट, बेसिक कल्टीवेशन कॉस्ट। इसमें हम उसकी लेबर को नहीं डाल रहे हैं, हम इसमें उसकी ज़मीन के रेट को नहीं डाल रहे, कुछ नहीं, केवल उसने जो बाहर से चीज़ें खरीदी वो डाली, उसने जो डीजल इस्तेमाल किया ट्रैक्टर के लिए, इरिगेशन के लिए, वो डाला आपने। तो इन सब चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो 12,000 रुपीज़ हमारी एक बेसिक कॉस्ट बनती है पर एकड़। इसमें हम अभी एफएल की बात नहीं कर रहे जिसके आधार के ऊपर हमारा इस समय एमएसपी कैलकुलेट होता है A2 प्लस एफएल का फॉर्मूला। अब उसको 900 रुपये में उसने अगर अपना 18 क्विंटल बेचा तो उसको आप खुद बताइए कि उसकी कितनी लागत बनी। आप खुद बताइए, 18 क्विंटल्स इंटू 900, 16,200 रुपीज़, 16,200 रुपीज़, यानी कि उसकी जो बचत हुई, एक्चुअल सेविंग हुई, दैट कम्स टू 4,200 रुपीज़। नाउ इफ़ देयर इज़ अ लॉ, अगर एमएसपी पे कानून बन जाए तो वो यही 18 क्विंटल वो 1900 रुपये में बेचेगा, कि उसको वो रेट मिलेगा, यानी उसको एकदम से 18,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। कहाँ पे उसको जो सेविंग हो रही थी वो 4,200 रुपये पर एकड़ हो रही थी, अब वो 22,200 रुपये एकड़ हो जाएगी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द शेयर डायनामिक्स कि कितना सोसाइटी में चेंज आएगा। उसकी 5 टाइम्स इनकम बढ़ गई जस्ट बाय फॉर्मुलेटिंग दिस सिंपल एक्ट, और इससे देश में महंगाई में कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, एक मिसकॉन्सेप्शन हमारे देश में ये भी है कि अगर हमारे देश में एमएसपी पे कानून बनता है तो वो देश में महंगाई दर को बढ़ा देगा। वो किस तरह से होगा? वो नहीं बढ़ाएगा, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। आप जब समोसा खाते हो तो आपको कहीं पे, क्योंकि आप पत्रकार हो तो आप लोग तो हर जगह खा लोगे, बड़े लोग जो हैं जो कि
ये मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में बैठाए हुए हैं, वो 50 रुपए से कम का तो समोसा खाते नहीं होंगे। आप लोग 10 रुपए वाला भी खा लेते होंगे, हम लोग 5 रुपए का भी खा लेते हैं, हम लोग 5 रुपए वाला भी खा लेते सर हम भी कभी मिल जाते 5 रुपए तो खा लेते। तो जो 5 रुपए वाला समोसा भी है उसमें 40 रुपए केजी का आलू का रेट फैक्टर्ड इन है, पर किसान को तो मिलता है 8 रुपया, 6 रुपया, 5 रुपया। तो किसान को अगर 10 रुपए किलो भी मिलने लग जाए, सरकार आलू पर केजी पे, देखिए अभी जो एमएसपी है वो केवल 23 चीज़ों के ऊपर है, ओनली ऑन 23 थिंग्स, जिसमें कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड फ्लोरिकल्चर प्रोड्यूस नहीं आती। जैसे इसीलिए नासिक में या पूरे देश में प्याज के फार्मर जो हैं बार बार सुसाइड कमिट करते हैं। क्यों? बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज़्यादा मेहनत की खेती है। आलू का सीज़न आता है तो कोल्ड स्टोरेज में से लोग अपना आलू निकालने नहीं आते, क्योंकि उस समय का रेट इतना नहीं होता कि वो केवल कोल्ड स्टोरेज का जो रेंटल है वो ही पूरा कर सके। तो किसान अपना आलू जो स्टोर किया हुआ होता है कोल्ड स्टोरेज में वो भी नहीं निकालने आते। नहीं, मतलब अगर कोल्ड स्टोरेज में कितने देर तक रख सकते हैं आलू? कोल्ड स्टोरेज में वो एक सीज़न के लिए रखते हैं, तो उसके बाद नए जो प्लांटिंग सीज़न है उससे पहले उसको खाली करना पड़ता है। और जो कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा होता है कई बार इट बिकम्स मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोड्यूस। लगभग अंदाज से कितना होगा रेंट एक सीजन का कोल्ड स्टोरेज? वो लोग पर बोरी के हिसाब से रेंट लेते हैं, एंड इट इज़ जनरली जो होता है वो मंथली नहीं होता, वो सीज़न के हिसाब से होता है। और उसमें दिक्कत क्या आती है दैट जस्ट बिफोर द एंडिंग ऑफ द सीज़न कोल्ड स्टोरेज वाले अपने जो चिलिंग प्लांट्स हैं उनको बंद कर देते हैं, क्योंकि अब उनको ये पता होता है कि अब फार्मर अपनी प्रोड्यूस लेके जाएगा, तो उन कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है और अगर फार्मर उसको कुछ टाइम में वहाँ से नहीं लेके जाएगा तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वो जो पोटैटोज़ हैं वो स्प्राउट कर जाते हैं, एंड देन दे बिकम यूजलेस, देन दे कैन ओनली बी फेड टू कैटल लाइक पिग्स एंड अदर्स। कैटल तो नहीं लेता, पर पिग्स के लिए उनको यूज़ किया जाएगा, इस तरीके के उनको इस्तेमाल में लिया जाता है, अदरवाइज दे आर जस्ट डिस्ट्रॉयड, जस्ट अ वेस्ट, इट इज़ जस्ट अ वेस्ट। तो अगर एमएसपी कायदे में केवल इट शुड नॉट ओनली बी फॉर 23 क्रॉप्स एज पर टुडे, इट शुड बी विद रिगार्डिंग ईच एंड एवरी फार्म प्रोड्यूस। और किसान, देखिए किसान करोड़पति नहीं बनना चाहता, किसान लखपति भी नहीं बनना चाहता। वो जो 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उसके लिए 1 लाख में कितने ज़ीरो है उसकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि उसने कभी वो देखा ही नहीं अमाउंट। He just wants to live a respectable life and be able to fill his stomach, his family's stomach in an honorable way. उसकी इससे ज़्यादा की कोई उम्मीद नहीं है। लाखों की सोच हमारे जो देश में जो वो ड्राइंग रूम इंटेलेक्चुअल्स जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो उनकी है। एक बेसिक मार्जिनल किसान को 10,000 रुपये महीना मिल जाएगा, ही विल बी मोर देन सेटिस्फाइड। क्योंकि आप अभी के आंकड़े देख लीजिए सर्वे के, तो आपको पता लग जाएगा कि किसान की हाउस होल्ड इनकम कितनी है। तो वी हैव टू सी द ट्रुथ अबाउट अवर इंडियन सोसाइटी। अदर साइड ऑफ द कॉइन, इट्स नॉट ओनली अबाउट अदर साइड ऑफ द कॉइन। जैसे कि मैं आई डिग्रेस फ्रॉम द व्यू फ्रॉम अवर डिस्कशन व्हेन आई सेड कि इन्फ्लेशन नहीं होगा। देखिए गेहूं का रेट अगर 1925 रुपये एमएसपी का है और किसान को 1500 मिल रहा है, आप अगर आशीर्वाद का आटा ले रहे हो तो वो आपका जो 10 kgs का बैग है इट कम्स टू एट 374 रुपीज़ पर 10 kg। देन यू आर परचेजिंग इट एट 37 रुपीज़ पर kg। किसान को 1500 मिल रहा है, किसान को आज की तारीख में उसका 1700 का रेट मिल रहा है, विच इज़ बिलो द एमएसपी। अगर किसान को 1925 का रेट मिलेगा, या जैसे कि आई विल शेयर डॉक्यूमेंट्स विद यू कि बाकी स्टेट्स क्या चाहते हैं एमएसपी कितना हो। यूपी गवर्नमेंट विच इज़ बीइंग रन बाय द बीजेपी एट प्रेजेंट एंड द सेम गवर्नमेंट रन्स अवर सेंटर, तो उनके हिसाब से द रेट ऑफ वीट शुड बी 2700 रुपीज़। अच्छा, 2700 रुपीज़ पर क्विंटल। इवन इफ it is 2700 rupees per quintal and you are purchasing atta at 37 rupees।
तो भी एक कॉरपोरेट को एक हेल्दी मार्जिन मिलेगा अपने प्रोसेसिंग के बाद भी आफ्टर सेलिंग इट, बिकॉज ए कॉरपोरेट इज़ जस्ट बेसिकली इट इज़ अ ट्रेडिंग इंटरफेस। वो किसान से ले रहा है गेहूँ, उसको पीस के आपके पास पहुंचा दे रहा है, उसके पास स्टॉकिंग के ऊपर कोई रिस्क नहीं है, उसके पास स्टोरेज के ऊपर कोई रिस्क नहीं है। किसान जिस दिन से बीज डालता है खेत में और जिस दिन तक वो बेच नहीं पाता, उसको हर फेज़ पे रिस्क है। किसी समय बारिश नहीं होगी तो किसी समय ज़्यादा बारिश होगी, किसी समय ओले पड़ेंगे, किसी समय सूखा पड़ेगा, किसी समय आंधी आएगी। जब अनाज उसका कट के फील्ड में भी पड़ा है, उसके ऊपर भी बेमौसम बारिश होती है तो भी वो ख़राब होता है। तो उसको ही इज़ फेसिंग मल्टीपल रिस्क। भी कायदा तो ये कहता है कि जिसको जितना रिस्क उठाना है उसका जो नफ़ा है उसी के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन। इट शुड रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ रिस्क। दिस इज़ अ बेसिक टेनेट ऑफ एनी बिजनेस कि मर्चेंट नेवी में आप जॉब करने जाते हैं जिसमें ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बट यू गेट अ बेटर सैलरी बिकॉज उसमें रिस्क ज़्यादा है। वही लड़का मर्चेंट नेवी में नहीं जाएगा तो वो बाहर जॉब करेगा तो शायद उसको आज की तारीख में 15,000 रुपये महीने की जॉब मिलेगी। तो एक कॉरपोरेट जो कि उस किसान का पूरा रिस्क उठाने के बाद में उस गेहूं को खरीदता है, प्रोसेसेस इट एंड सेंड्स इट टू द एंड कस्टमर, उसका कैपिटल जो फंसता है फ्रॉम 2 to 3 months फंसता है, ही वांट्स मोर देन 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। इज इट जस्टिफाइड? मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ इट कैन बी जस्टिफाइड इफ आई एम परचेसिंग समथिंग एट अ लोअर रेट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन। सपोज आई एम टेकन 10 रुपीज़ पर kg गेहूँ, मैंने पीस के सारा कुछ ले लिया तो मेरा हाथ में आया, आई हैव स्पेंड ओनली 15 रुपीज़, 5 रुपीज़ आई हैव गिवन फॉर ग्राइंडिंग एंड दैट्स इट। नहीं, देयर इज अनदर थिंग। आप जैसे कि आजकल पीपल यूज सोशल मीडिया टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप। आप अपनी सोसाइटी में फ्रेशली आप चक्की आटा बेचना शुरू करते हो, तो जो आज आप गेहूं खरीदोगे आपके पास उसका रिटर्न 15 दिन में आ जाएगा। हाँ, वो तो सही है। तो आप मिनिमम भी करोगे इवन वंस अ मंथ भी, तो यू आर गोइंग टू रोटेट दैट मनी विच यू पुट इन एज कैपिटल 12 टाइम्स। किसान को तो केवल 2 बार का मौका मिलता है, या तो वो 2 क्रॉप करेगा या अगर गन्ने जैसी क्रॉप है तो साल में 1 क्रॉप करेगा। तो वो पूरा रिस्क उठाएगा फॉर 6 months ऑफ टाइम और एक ही बार उसका पैसा रोटेट होगा। एंड आप चाहते हैं कि उसको केवल उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फार्म लेबर के ऊपर उसको 50% रिटर्न मिले, वो भी प्रैक्टिकली उसको मिल नहीं रहा। तो क्या आप ये नहीं सोचते कि ये एक बहुत बड़ा सोशल ईवल है and it should be addressed in full earnest by the policy makers of our country and even the intellectual people, even the urban classes who are more intellectual, who are more refined in their thought because of their education, because of their professional profile. Should not they also take up the cause of the farmers, that this is not wrong, the society cannot function with this much of disparity? क्या आपको नहीं लगता कि जो आप लोग जो कि अपने घरों में बहुत आराम से रह रहे हैं, जो कि अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस उससे 4 गुना ज़्यादा महीने की दे रहे हैं जितने कि एक फार्मर की पूरी फैमिली की इनकम होती है, तो क्या आप लोग नहीं लगता कि इस समाज की संरचना को बदलने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी है? आई फील दैट मोर देन अस द फार्मर्स इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अप अवर कॉज। एंड If you have doubts about it, please question us. हम लोगों से सवाल पूछिए, आरोप मत लगाइए हमारे ऊपर। हम उन सवालों का केवल तथ्यों के ऊपर जवाब देंगे। हम लोग इमोशन के ऊपर ना तो बात करेंगे ना बहस करेंगे। और मैंने बहस का शब्द गलत इस्तेमाल किया। हम बहस नहीं करेंगे, हम केवल फ्रूटफुल इंटेलिजेंट डिस्कशन करेंगे। हम आपका दिल और आपका दिमाग दोनों खोलना चाहते हैं कि आप हमारे उन भाइयों को See, I am blessed that I am not one of those small and marginal farmers, but that does not give me a right to sit inside the comfort of my own home and not look at the plight of my fellow countrymen and my fellow people who are from the same field which I belong.
ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। प्लीज़ मदद करें हमारी। आपने सुना आज किस तरह से जयदीप जी ने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत एक आम इंसान की भाषा में समझाया है एमएसपी क्या है। और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे उनके साथ वापस दोबारा से, ताकि तीन काले कानून क्या है, उसके पीछे क्या छुपा है, क्या नहीं छुपा है, क्या हमें नहीं समझ में आ रहा है, वो आगे की वीडियो में वो समझाते जाएंगे। और कोशिश यही रहेगी मेरी कि आप तक, जनता तक इनकी आवाज़ पहुँचे और वो समझ में आ जाए आपको, और इनके साथ बने रहेंगे हम।